अनुशासित व्यक्ति ही अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सफलता के नए आयामों को छूता है और समाज में सम्मान पाता है। जीवन के हर काम के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। अनुशासन हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही सभी कामों को जिम्मेदारी के साथ समय से करना सिखाता है। नमस्कार, संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्ष 2047 तक भारत का विकसित राष्ट्र बनने का दावा। कहा, विकसित भारत में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का नहीं होगा कोई स्थान। G20 सम्मेलन के शेरपा की चौथी और अंतिम बैठक हरियाणा के मानेसर में हुई शुरू। आज राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू G20 गांधी प्रतिमा का करेंगी उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर। जयपुर के महारानी महाविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे राष्ट्रीय उत्थान में महिलाओं की भागीदारी विषय पर शिक्षकों और छात्राओं से संवाद। सूर्य की गतिविधियों की खोज करने के लिए लॉन्च किया गया आदित्य L1 कर रहा सामान्य रूप से काम। 5 सितंबर को उपग्रह की कक्षा में बदलाव कर ले जाया जाएगा सूरज के और करीब। इसरो ने साझा की जानकारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हॉकी 5S एशिया कप का खिताब जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को दी बधाई। टीम ने शनिवार को ओमान के सलालाह में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को शूटआउट में 2-0 से हराकर जीता था खिताब। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में विश्व में भारत 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि एक दशक से भी कम समय में भारत ने 5 पायदान की छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संघर्षों के समाधान के लिए केवल संवाद और कूटनीति एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि G20 के अध्यक्ष के रूप में या उसके बगैर भारत दुनिया भर में शांति सुनिश्चित करने के प्रत्येक प्रयास का समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि G20 में भारत के कथनों और विचारों को पूरी दुनिया में भविष्य की योजना के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 की मुख्य विषय वस्तु वसुधैव कुटुंबकम एक नारा मात्र नहीं है, बल्कि ये भारत के सांस्कृतिक मूल्यों से निकली एक समग्र अवधारणा है। उन्होंने कहा कि G20 में भारत के लिए अफ्रीका शीर्ष प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पृथ्वी के लिए भविष्य की कोई योजना सबकी आवाज सुने बिना सफल नहीं हो सकती। G20 की बैठक से पहले दिल्ली में गांधी सेल्फी वाटिका बनाई गई है। इसमें महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची चरखा चलाते हुए एक प्रतिमा लगाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपिता की ये प्रतिमा और गांधी वाटिका राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि के पास गांधी दर्शन के परिसर में स्थित है। ये प्रतिमा 45 एकड़ क्षेत्र में फैले गांधी दर्शन परिसर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। आगंतुकों के लिए वाटिका में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और इसके परिसर में महात्मा गांधी की कई प्रतिमाएं लगाई गई हैं। गांधी जी की बेंच पर बैठे, साइकिल चलाते हुए 2 बच्चों के साथ और भजन करते हुए भी मूर्तियां लगाई गई हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा को जयपुर के कारीगरों द्वारा बनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपिता को एक बेंच पर बैठे हुए और ध्यान की मुद्रा में दिखाया गया है। G20 सम्मेलन के शेरपा की चौथी और अंतिम बैठक रविवार को हरियाणा के मानेसर में शुरू हुई। ये बैठक 6 सितंबर तक चलेगी। शेरपा बैठक में आगामी G20 सम्मेलन के लिए अंतिम कार्यसूची तैयार की जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में 9 सितंबर और 10 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। शेरपा बैठक में G20 के सदस्य देशों के अलावा अन्य देशों के शेरपा और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में 23 विशेष अधिकारी, 19 राज्यों के लोक सेवक अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा से 4 अधिकारी भी शामिल हैं। इन अधिकारियों को G20 बैठक के दौरान प्रतिभागियों की सहायता के लिए तैनात किया गया है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से राजस्थान की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा में वे जयपुर, कोटा और टोंक जाएंगे। उपराष्ट्रपति आज अपने विशेष विमान द्वारा दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे और वहां महारानी महाविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उत्थान में महिलाओं की भागीदारी विषय पर शिक्षकों और छात्राओं से संवाद करेंगे। जयपुर से उपराष्ट्रपति टोंक पहुंचेंगे, जहां वे डिग्गी में श्री कल्याण राय जी मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति कोटा में केंद्र, राज्य सरकारों और अन्य सरकारी संस्थानों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के गौरव सम्मान समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति कोटा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करेंगे और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के पूर्व छात्रों और शिक्षकों से भी संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति के कोटा कार्यक्रमों के दौरान लोकसभा के अध्यक्ष और कोटा के सांसद ओम बिरला और केंद्रीय कोयला, इस्पात और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी उपस्थित रहेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार शनिवार को लॉन्च किया गया आदित्य L1 सामान्य रूप से काम कर रहा है। आदित्य L1 को शनिवार सूर्य का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने बेंगलुरु स्थित कमांड केंद्र से उपग्रह आदित्य L1 को और ऊपर की कक्षा में स्थापित किया है। उपग्रह को अब अपनी नई कक्षा में 245 किलोमीटर गुना 22,459 किलोमीटर में स्थापित किया गया है। 245 किलोमीटर गुना 22,459 किलोमीटर कक्षा का मतलब है कि इसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 245 किलोमीटर है और सबसे ज्यादा दूरी 22,459 किलोमीटर है। इसरो ने अपने एक बयान में बताया कि उपग्रह पूरी तरह से स्वस्थ है और सामान्य रूप से काम कर रहा है। 5 सितंबर को सुबह 3 बजे एक बार फिर उपग्रह की कक्षा में बदलाव कर इसे और ऊपर ले जाया जाएगा। आज संसद भवन परिसर में कई संसदीय स्थायी समितियों की बैठक होनी है। लोकसभा की प्राक्कलन समिति की बैठक सुबह 11:30 बजे समिति कक्ष 1 ब्लॉक ए, पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग में होगी। राष्ट्रीय फार्मा मूल्य निर्धारण नीति की समीक्षा विषय पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय ब्रीफिंग देगा। ये ब्रीफिंग मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति की बैठक दोपहर 3 बजे समिति कक्ष 2 संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन ब्लॉक ए में आयोजित होगी। बैठक का एजेंडा आदिवासियों के शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं विषय पर जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक साक्ष्य लेना है। और राज्यसभा की सरकारी आश्वासन समिति की बैठक सुबह 11:30 बजे समिति कक्ष 4 PHA एक्सटेंशन बिल्डिंग में होगी। बैठक में कुछ लंबित आश्वासनों पर विचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। दरअसल चुनाव आयोग ने हाल ही में वरिष्ठ बीजेपी नेता हरद्वार दुबे के निधन की वजह से खाली हुई सीट पर 15 सितंबर को यूपी से राज्यसभा के लिए उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें योग्य उम्मीदवारों से नामांकन आमंत्रित किए गए थे। आपको बता दें कि दिनेश शर्मा 2017 से 2022 के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में यूपी के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे लखनऊ विश्वविद्यालय में वाणिज्य के प्रोफेसर रह चुके हैं और लगातार 2 बार लखनऊ के मेयर रहे हैं। और अब बात एशिया क्रिकेट कप की। भारत आज अपना दूसरा ग्रुप मैच नेपाल के विरुद्ध खेलेगा। पहले मैच में बारिश के कारण मिली निराशा के बाद भारतीय क्रिकेट टीम सुपर 4 में अपनी जगह पक्की करने के लिए आज फिर से मैदान पर उतरेगी। ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में टीम इंडिया का सामना एक बार फिर इस बार नेपाल से होगा। दोनों टीमों के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में ये पहली ही टक्कर है। उम्मीदों के मुताबिक भारतीय टीम ही जीत की दावेदार है। नेपाल से टीम इंडिया को कुछ चुनौती मिलेगी, इसकी संभावना नाम मात्र है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो मौसम ही है, क्योंकि एक बार फिर टक्कर कैंडी में ही है, जहां भारत और पाकिस्तान का मुकाबला बारिश के कारण धुल गया था। टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैच को लेकर जितनी अपेक्षाएं थी वो सही साबित होती दिख रही थीं, लेकिन उस पर श्रीलंका के मौसम विभाग के सटीक अनुमान ने पानी फेर दिया था। अब एक बार फिर यही अंदेशा सोमवार के लिए भी जताया गया है और आशंका है कि भारत नेपाल के मैच पर भी बारिश का बहुत बड़ा असर पड़ सकता है।
ऐसे में फिर से मैच के धुलने और फैंस को निराशा हाथ लगने का खतरा है और यहीं पर टीम इंडिया को मौसम के साथ की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हॉकी 5S एशिया कप का खिताब जीतने पर रविवार को भारतीय पुरुष हॉकी टीम की सराहना की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शनिवार को ओमान के सलालाह में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को शूटआउट में 2-0 से हराकर खिताब जीता था। दोनों टीम निर्धारित समय में 4-4 से बराबरी पर थी, जिसके बाद शूटआउट का सहारा लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर की गई पोस्ट में बधाई देते हुए कहा कि ये हमारे खिलाड़ियों के अटूट समर्पण का प्रमाण है और इस जीत के साथ हमने अगले साल ओमान में हॉकी 5 विश्व कप में अपना स्थान भी सुरक्षित कर लिया है। हमारे खिलाड़ियों का धैर्य और दृढ़ संकल्प हमारे देशवासियों को प्रेरणा देता है। आज दादा भाई नौरोजी की जयंती है। इस अवसर पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सुबह 10:30 बजे उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम होगा। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले एशिया के पहले शख्स थे। दुनिया भर में नौरोजी जातिवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी की तरह भी जाने जाते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया था। सभी उन्हें प्यार से भारत का महान युग पुरुष और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते थे। सुप्रभात में फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं आज के दिन से जुड़ा इतिहास। आप बने रहिए सुप्रभात के साथ। 4 सितंबर साल 1825 को दादा भाई नौरोजी का जन्म स्वतंत्रता पूर्व महाराष्ट्र के बंबई यानी आज के मुंबई में हुआ। वर्ष 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले अश्वेत और साथ ही पहले भारतीय बने। वे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले एशिया के पहले शख्स थे। उन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। दुनिया भर में नौरोजी जातिवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी की तरह भी जाने जाते थे। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जिसके कारण उन्हें रूढ़िवादी पुरुषों के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत में महिला शिक्षा को लेकर नौरोजी ने लोगों की राय को बदलने में मदद की। नौरोजी की ब्रिटिश संसद में पहुंचने की महत्वाकांक्षा के पीछे भारत की गरीबी थी। दादा भाई नौरोजी साल 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे। नौरोजी की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया मुख्य है। क्यों ये मुद्दा क्यों जरूरी है? इस समय गुजरात में 8.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं। अगले 2 साल में हम गुजरात में जन आंदोलन खड़ा कर देंगे और इस प्रदेश को जहर मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। मैंने कभी कल्पना की नहीं, मन में सोचा नहीं, राजनीति से मेरा कोई लेना देना था नहीं। मैंने टीवी में ही चलते हुए पाया कि आप गवर्नर बना दिए गए। भारत की जो संस्कृति है वो वेदों की संस्कृति है और भारत ही एक ऐसी संस्कृति का देश है जिसने समस्त विश्व को परिवार माना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सुप्रभात में। छत्तीसगढ़ की लोक नाट्य कला पंडवानी दुनिया भर में मशहूर है। पंडवानी का अर्थ है पांडव वाणी। पंडवानी छत्तीसगढ़ का मुख्य लोक गाथा गीत है जो महाकाव्य महाभारत के प्रमुख पात्र पांडवों की कहानी को दर्शाता है। इसका जीवंत चित्रण दर्शकों के मन को मोह लेता है। पंडवानी को एक मुख्य कलाकार प्रस्तुत करता है, उसके साथ कुछ सहयोगी गायक और संगीतकार शामिल होते हैं। मुख्य कलाकार महाभारत महाकाव्य की गाथा को बड़ी सुंदर लय और ऊर्जा के साथ वर्णित करता है। छत्तीसगढ़ की इस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए
पंडवानी कलाकार उषा बारले को साल 2023 में पद्मश्री सम्मान दिया गया। 2 मई 1968 को जन्मी उषा बारले आकाशवाणी और दूरदर्शन की ए ग्रेड कलाकार हैं। उषा बारले भारत सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया था। उषा बारले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले चाहेंगे कि आप कुछ गाकर हमारे दर्शकों को पंडवानी कला से रूबरू कराएं। थैंक यू बेटा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामे रामे भैया रामे गा रामे भाई, रामे रामे भैया रामे गा रामे भाई, वैसा माँ पाए मुनि गा बोले भाई, वैसा माँ पाए मुनि गा बोले भाई। रागी महामुनि वैसा काल मुनि कहे, बेटा जलवे दे। अरे नगर हस्तिनामा 105 बालक रही से, माता कुंती के 5 बेटा और माता गंधारी के 100। आगे जो ने समय कई बेर में ये दे बोला गा, सुन ले भैया कहना मानो ना। अगर वही समय कई बेर में ये दे बोला ना, सुन ले भैया कहना मानो ना। ये दे कहा थे वो, ये दे बोला थे ना, अगर कहना बच्चा राजा मानो ना, ये दे मानो ना भाई ये दे जी। अब वो कहना बच्चा राजा मानो ना, ये दे मानो ना भाई ये दे जी। तो इस प्रकार कौरव पांडव, माता कुंती के 5 बेटा और माता गंधारी के 100, नगर हस्तिनामा 105 बालक से ओकरे कहानी, ओकरे किस्सा, ओकरे मन के वार्तालाप ला हम अपन अपन स्वर में और संगीत में और बाजापति के साथ अपन अपन स्वर के साथ में इला मिला के गाथम महाभारत के कहानी ला एकर नाम से हमला इला पंडवानी कहे जाते। जी उषा जी, आपने महाभारत की इस कहानी को अपनी कला के माध्यम से जन जन तक आप पहुंचाती हैं। तो महाकाव्य की कहानी आपने कब पढ़ी, और जैसे कि बचपन में ही आपकी शादी हो गई, तो आपने कब इस कला को सीखा? मेरी शादी तो वही 2.5-3 साल की उम्र से हो गई। उसके बाद जैसे भी मेरे उम्र बढ़ने लगा 4 साल 5 साल के ना, तो मेरे में कला तो जो झलकती थी उसको मम्मी पापा को ही मालूम था। वो मैंने देख के मतलब एक अनुभव लगा कि ये जो लड़का अलग टाइप के चलना है, इसका खेलना है और इसका जो स्वभाव है वो अलग है। ऐसे ऐसे उन लोग अपने देखते गए और उसके बाद वो जैसे 4 साल 5 साल को है ना, तो मेरे जो मन में ना किसी को कोई के प्रकार के प्रति में रुझाव रहता है, वैसे मेरे को खेल कूद में रुझाव नहीं रहती थी, मेरे को कला संगीत में रुझाव रहती थी। तो हमेशा नाचती थी, गाती थी। रेडियो में जब गाना आया तो रेडियो को बैठ करके बार बार उसको अपने गला में लगा करके कि मैं भी एक दिन रेडियो में गाना गाऊं और इसके अंदर में घुस के गाना गाऊं। ऐसे मेरे में एक बहुत बड़े ख्वाब, मेरे को मम्मी बार बार बोलते थे तो रेडियो को बार बार पकड़ के इधर उधर तो बटन वगैरह को इधर उधर घुमाते रहती है, खराब हो जाएगा, उसको मत छुआ कर। तो मैं बोली नहीं माँ, मैं भी इसके अंदर में घुस के गाऊंगी और आप लोग मस्त बैठ के सुनोगी। ऐसे मेरे मम्मी को मैं बोलती थी। जैसे कहते हैं यहाँ नहीं जाए। जी उषा जी, जैसे कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रतिभा को आपके अभिभावकों ने, आपके माता पिता ने भी पहचाना बचपन में ही। लेकिन महाभारत की कहानी सबसे पहले आपने किसके मुख से सुनी? महाभारत की कहानी में सबसे पहले जो हमारे दीदी रही सब ना, जो लक्ष्मीबाई बंजारे जो कातुल बोर्ड गांव राहत रही से, हम ओकर मुंह से पहली पंडवानी सुने हैं। आज के दिन में वो नहीं है, स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मीबाई बंजारे, आज वो नहीं है, बहुत दिन हो गए खत्म हो गए। लेकिन हम छोटे छोटे रहन ना, तो हमारे जगह में पंडवानी गाय बरारी से, तो ओकर मुंह से हम पहली पंडवानी सुनी। जी, और उसके बाद कैसे इसमें कला में आपने क्या जोड़ा, किस तरीके से आपने इस कला को विकसित किया और जन जन तक पहुंचाया? जी आप बहुत सही बात पूछ रहे हैं। उसके बाद जो मेरे कला में रुझाव बढ़ी और फिर मेरे फूफा जी मिले, मेरे फूफा जी बुआ के पति, फिर वो मेरे को तंबूरा बनाया, तंबूरा बना करके दिया, फिर मेरे को पंडवानी सिखाया। फिर पंडवानी में सीख गए वही कुंती माता और गंधारी माता की पूजा, शिव पूजा के
रात मतलब गाते गई। उसके बाद फिर बहुत दिन हो गए, चले गए, मतलब 2 साल 3 साल बीत गए ना। मतलब कहने जाए कि बहुत जगह मैं कार्यक्रम दिया, बड़े से बड़े मंच पे प्रोग्राम दिया। 2075 में 1975 में अपने लोक कला जो कार्यक्रम है हमारे भिलाई स्टील प्लांट का, वहां भी मैं कार्यक्रम दिया 1975 में जी। और ऐसे प्रोग्राम की जो रुतबा बढ़ते अपने छोटे छोटे गांव से और अपने छोटे छोटे बस्ती पारा से निकल के फिर आप लोगों की सहायता तक पहुंची हूँ। और जैसे फिर मेरा उम्र बढ़ते गए ना, तो फिर मुला दीदी तीजन बाई भी मिली, और दीदी तीजन बाई मिली तो फिर मैं जाके ओकर पाँव पकड़ ले और क्योंकि मुला तो पंडवानी सिखा, तो दीदी तीजन बाई भी ना मुला इनकार नहीं करे, तो अपन जैसे ओकर से बोला मन में ओकर ना मुला बड़ा प्रेम के साथ में दीदी तीजन बाई मुला सिखाई। मैं दीदी तीजन बाई भी अपन गुरु मान। जी उषा जी, आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है और पंडवानी कला को दुनिया के मंच तक पहुंचाया है। आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और इसके अलावा कई सम्मान आपने हासिल किए हैं। आगे आप इस कला का और अपना क्या भविष्य देखती हैं? बस मैडम, आप बहुत अच्छी बात पूछी हो मेरे को। मैं अपनी कला की वो देखना चाहती हूँ कि जो हम लोग अभी कर रहे हैं जी। तो हम हैं तो अभी कर रहे हैं, और हम चले जाएंगे तो फिर कौन करेगा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे जो कला को, हमारे जो परंपरा को, हमारे जो धरोहर को, तो हमारे जो अभी जो नया पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो नया पीढ़ी के जनरेशन जो हमारे, उस बच्चे को हम सिखाना चाहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि हम लोग को शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं, तो सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें कोई जगह स्कूल खोल के बैठा दे और एक पंडवानी स्कूल लगा दे, संगीत स्कूल लगा दे। जाके हमारे अभी खैरागढ़ में तो है, तो लेकिन वो शास्त्रीय संगीत का है। हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार की कोई मतलब कुछ फर्क नहीं है, केवल वहाँ शास्त्रीय संगीत खैरागढ़ विश्वविद्यालय में। तो मैं बोला कि एक पंडवानी स्कूल बना दे, तो वहां जाकर के पंडवानी के माध्यम से जितने में भी मेरे में कला है, चंदैनी है, घरथरी है और पंडवानी महाभारत है, सुआ है, और हमारे छत्तीसगढ़ के कई प्रकार के विधा है, उस विधा को उस बच्चे को हम बता सके और उस बच्चे सीख करके हमारा जो पीढ़ी बाई पीढ़ी और ये पुरखा का क्रोधा को मतलब हमेशा के लिए जीवित रखे। ये मेरी सोच है। बिल्कुल उषा जी, और हम उम्मीद करते हैं कि संसद टीवी के जरिए आपका ये आग्रह सरकार तक पहुंचेगा और पंडवानी कला लुप्त नहीं होगी और अगली पीढ़ी तक पहुंचेगी और इसका विस्तार देश से दुनिया तक पहुंचेगा। और फिलहाल हम आपसे ये चाहेंगे कि जाते जाते आप एक बार फिर अपनी कला की एक छोटी सी झलक हमारे दर्शकों को दिखाएं। चलो जी, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे सना ना 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 मोहा पर बिना बजावा तो हरि गुना गावे नाराज आगा बंसी बजैयाला बंदौगा मोर भाई आवो धेनु चरैयाला बंदौगा आवो नागे नथैयाला बंदौगा मोर भाई। बोले श्री वृंदावन की जय। धन्यवाद उषा जी हमसे जुड़ने के लिए और इस नायाब कला को संसद टीवी के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे पंडवानी कला को, जिसे प्रदर्शित कर रही थी पद्मश्री से सम्मानित उषा बारली जी। फिलहाल हमारी इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।